subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Namaste, konnichiwa. Welcome to the Nupur Tiwari Show, Shakti Women Who Fought Odds. And today too, we have a wonderful woman. And she is none other than Shalini Ali. And she has a lot of things. It's not that only one word I can explain her achievement, but definitely there are a few words I would like to tell about her. She is currently the national convener for the women's wing of Muslim Rashtriya Manch, working towards uplifting and educating the Muslim women of India. And she is the founder of 2 NGOs, and she believes herself to be the true example of the Ganga Yamuna Tehzeeb. Shalini, welcome to the Nupur Tiwari Show. Thank you so much. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. टाइम करके मेरे शो में आने के लिए. जैसे मैंने पहले बताया कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी डेफिनेटली. बिल्कुल बिल्कुल. सो शालिनी, एक्चुअली जैसे आपके नाम बोलते हैं शालिनी आली, तो मतलब जो अभी मैंने जैसे बताया कि गंगा यमुना तहजीब, तो ये गंगा यमुना तहजीब और शालिनी आली हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे क्योंकि मैं आपको हाँ जी, दूसरी चीज, जैसे मेरा नाम बोलता है, जैसे मेरा नाम को बोला जाता है, आपको समझ में आ जाएगा कि पहला नाम जो है शालिनी है, उसके बाद अली नाम है. मैं एक ब्राह्मण बाय बर्थ हूँ. मैंने जन्म लिया था एक उच्च कोटि ब्राह्मण भारद्वाज गोत्र के परिवार में, और मेरी परवरिश जो है शादी से पहले तक एक ब्राह्मण परिवार में हुई है, भारद्वाज गोत्र के. और मेरी शादी हुई है एक मुसलमान परिवार में, और इसीलिए मेरा नाम जो है वो दोनों ही धर्मों के संस्कारों को मिलाकर है शालिनी अली. पहली चीज. दूसरी चीज, मैं यहाँ पे शालिनी आप म्यूट हो गए. सॉरी. हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज जरूर क्लियर करना चाहूंगी कि धर्म और समाज 2 ऐसी चीजें हैं जिसका कहीं से भी कोई भी कंपैरिजन ना किया जाए तो बेहतर है. आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं, आप जिस भी धर्म के हिसाब से अपनी जिंदगी को जीते हैं, उस धर्म का पालन करिए, अच्छे कामों के लिए करिए, अच्छे अपने अंदर संस्कार लेकर आइए. कोई भी धर्म बुरा नहीं होता है, चाहे वो हिंदू धर्म है या फिर वो इस्लाम है. मैंने तो दोनों ही धर्मों को देख लिया है. जैसे मैंने कहा कि उच्च कोटि ब्राह्मण की बेटी हूँ, तो मैं उसको अपने जीवन से या अपने खून से दूर नहीं कर सकती हूँ. 22 साल की उम्र में शादी हुई, और अब मैं एक मुस्लिम परिवार का हिस्सा हूँ जहाँ इस्लाम को फॉलो किया जाता है. इस्लाम को मैंने कबूला भी है. तो दोनों ही धर्म मेरे एक, जिसे कह सकते हैं, मेरी जिंदगी का हिस्सा है. तो गंगा जमुना तहजीब भी इसी को कहा जाता है, जहां दोनों धर्मों का मिलाप होता है और दोनों धर्मों की जितनी भी अच्छाइयां होती है वो साथ में चल के आगे लेकर समाज में ले जाने का काम करते हैं. बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया. बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया. एंड डेफिनेटली जैसे आपने बताया कि धर्म एक पर्सनल चीज होता है, एक आपके प्राइवेट होना चाहिए, ये सोसाइटी को इफेक्ट नहीं करना चाहिए. लेकिन जैसे आजकल जो हमें देखने को मिल रहा है कि हिजाब को लेके जो हो रहा है भारत में, तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो हो रहा है ये क्या सही हो रहा है और क्यों हो रहा है? देखिए, ये तो एक बहुत दुखद घटना घटी है, क्योंकि जैसे हम सभी जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसको विश्व भर में माना जाता है कि यहाँ पे सभी धर्मों के लोग बहुत अच्छे से प्यार मोहब्बत से रहते हैं. इट इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. हर किसी को एक अपना एक फंडामेंटल राइट है कि वो अपने धर्म का पालन कर सकते हैं. वहीं पे मैं कहना चाहूंगी कि कोई ऐसा फंडामेंटल राइट नहीं है जहां आप एक दूसरे धर्म को नीचा भी दिखा सकते हैं. इट्स अ सेक्युलर स्टेट.
अब हिजाब का कोई मुद्दा जो भी आया है वो हिजाब को लेकर नहीं आया है, हिजाब का मुद्दा बनाया गया है। किसी भी आप देखिए, हाँ, हिजाब का मुद्दा बनाया गया है और बनाने वाले वो कट्टरपंथी बददिमाग और बौखलाने वाले लोग हैं जिन्होंने हिजाब का मुद्दा बनाया है। अब तक बच्चों के बीच में, पढ़ाई में, एजुकेशन में धर्म का कहीं पर भी कोई रोल नहीं है। अगर आप भारत की संस्कृति को भी देखते हैं तो भारत में जो विश्वविद्यालय हैं, जैसे जेएनयू है, वहां पे हर धर्म के, हर देश के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, जहाँ अलग अलग रिलीजन्स को लेकर भी, फिलोसफीज को लेकर भी प्रॉपर आपकी एजुकेशन होती है, आप वो मेन स्ट्रीम यूज करते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है जहाँ हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, बाहर देश से भी आते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय है जहाँ पर अलग अलग देश से और अलग समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं। और अलग कोने में भी आप देखिए, मानू है, जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी है, यू नेम इट, आपके पास इंडिया में, भारत में इतने अच्छे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे दूसरे देशों से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। आज तक धर्म का कभी कोई मुद्दा बना नहीं था, अब मुद्दा बनाया गया है। बच्चों को बौखलाने की कोशिश करी गई है, बच्चों को एक ब्रेन वॉशिंग टेक्निक उठाने की कोशिश करी है। और ये सभी जानते हैं 5 राज्यों में इस वक्त चुनाव का भी माहौल चल रहा है। चुनाव में मैंने बहुत सारे महिलाओं से बातें करी हैं, चुनाव में मैं गांव गांव में गई भी हूँ। वहां पर जब मैं गई हूँ तो वहां मैंने महिलाओं के बीच में मुद्दा हिजाब, बुर्खा या फिर ऐसी कोई भी दिक्कत या कोई भी रिलीजियस बातों को लेकर मेरे को कोई भी बातें सामने नहीं आई थी, चाहे वो मुसलमान थी औरतें, चाहे वो हिंदू थी, चाहे वो जाट थी, चाहे वो यादव थी। जो भी मुद्दे सामने आई थी वो आई थी पढ़ाई लिखाई को लेकर, शिक्षा को लेकर, देश को आगे बढ़ाने के लिए, उनको स्वयं खड़े करने की कोशिशों के लिए, शौचालय जैसी दिक्कतें कि अब सरकार हमारे लिए कुछ काम कर रही है। तो ये एक, जिसे कहते हैं, एक ब्रेन वॉशिंग टेक्निक अपनाया गया था जहां पे बच्चों को ब्रेन वॉश करके एक मुद्दा बनाने की कोशिश करी गई थी। ऐसा नहीं है, हिजाब में पहनने वाली लड़कियां भी आगे बढ़ी हैं, पढ़ाई लिखाई करी है, और जो बच्चे हिजाब नहीं पहनते हैं वो भी स्कूल कॉलेजेस में गए, वो भी आगे बढ़े, वो भी पायलट बने, वो भी डीएम्स बने हैं। तो हिजाब का तो मुद्दा उठाया गया है जानबूझ के, और ये जो कट्टरपंथी लोग होते हैं वो ऐसा ही काम करते हैं कि किसी ना किसी चीज को एक को लेकर मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो मैंने जो वीडियो देखा था, हिजाब तो जो लड़की वहां पे जो भगवान के नाम लेके, इस्लाम के भगवान के नाम लेके जो चिल्ला रही थी, वो हिजाब नहीं पहनी हुई थी, वो तो बुर्खा पहनी हुई थी। तो जी, तो वहां से बुर्खा को लेके हिजाब तक कैसे हो गया ये? जी, ये भी जानने की बहुत जरूरत है कि हिजाब जो होता है, हिजाब आप अपने सर को कवर करते हैं बस। हाँ। बुर्खा जो होता है, बुर्खा में आप मान के चलिए कि आप सर से लेकर पैर तक कवर्ड होते हैं। और नकाब जो होता है वो होता है जहां आपकी सिर्फ आंखें दिखाई देती हैं। ठीक। अब बुर्खा और हिजाब इस्लाम में इसलिए बोला गया था कि जो महिलाएं अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं, या उन महिलाओं को मार्क ना किया जाए, आप समझ रहे हैं, कि उनको आइडेंटिफाई करके उनको परेशान ना किया जाए, इसीलिए बुर्खा नकाब। और ये बुर्खा नकाब सिर्फ मुस्लिम्स के बीच में नहीं है, आप राजस्थान जाइए, आप अलग जगहों के उत्तर प्रदेश में जाइए, तो वहां पे यही हिजाब और बुर्खा घूंघट के नाम से घूंघट हो जाना जाता। हाँ हाँ। करेक्ट। आप घूंघट अपने यहाँ तक डालते, कोई जैसे हिजाब होता है सिर्फ सर कवर करता है, वैसे ही आपने सर पे दुपट्टा डाल दिया, पल्ला डाल दिया है। और अगर जैसे बुर्खा होता है और नकाब के तौर पे बुर्खा में और इसमें घूंघट होता है, तो आपका जो घूंघट होता है वो बिल्कुल नीचे तक आता है, आप देख भी नहीं सकते हैं। ठीक। महिलाओं के जो आंखें होते हैं वो नीचे की तरफ ही होते हैं। तो घूंघट, हिजाब, बुर्खा, ये सारी जितनी भी प्रथाएं थी, ये सारी पुरानी प्रथाएं इसलिए आई थी ताकि जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित रह सके। ठीक। जब आप बात करते हैं कि सुरक्षा की बात आती है, तो क्या जो हमारे स्कूल्स हैं, क्या हमारे कॉलेजेस हैं, हम अपने बच्चों को जब स्कूल और कॉलेजेस में भेजते हैं क्या सोच के भेजते हैं?
देखिए बच्चा जब 3 साल का हो जाता है, आप जाहिर सी बात है आप देखते हैं, ढूंढते हैं कि कौन से स्कूल में डाला जाए, कैसे आप उसको पढ़ाएंगे। तो यू ऑल्सो लुक इनटू द सिक्योरिटी ऑफ द स्कूल। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपनी बच्चियों को सिर्फ एक कोएड स्कूल में ना डाल के एक कॉन्वेंट स्कूल में भी डाल देते हैं, ऑल गर्ल्स स्कूल में भी डाल देते हैं, है ना। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कोएड स्कूल में भी डाल देते हैं। बट आप स्कूल जरूर भेजते हैं दो चीजों के लिए, एक है एजुकेशन और दूसरा है डिसिप्लिन। आप जब डिसिप्लिन की बात करते हैं तो एज अ अभिभावक, एज अ पेरेंट, जब आप भी जाते हैं और टीचर से बात करते हैं तो यू वांट कि आपके बच्चे भी एक दायरे में रहे जहां सारे बच्चे इक्वल होते हैं। तो क्या एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जहां आपको सिक्योरिटी और सेफ्टी है, वहां पे अगर रूल आ जाता है या है कि आप हिजाब और बुर्का ना पहने, तो क्या बच्चों को उसको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर ये हिजाब का मुद्दा नहीं उठा होता तो मेरे को श्योरिटी है सारे बच्चे इसको फॉलो करते और कायदे से फॉलो करते। आज आप ये देखिए हिजाब का इशू आ गया है तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो हिजाब नहीं पहनते थे, उन्होंने भी पहनना शुरू कर दिए, उन्होंने भी प्रोटेस्ट मार्च में जाना शुरू कर दिया है। तो ये वाकई एक चेन रिएक्शन होता है, जो जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो ये कट्टरपंथी लोग होते हैं जो बच्चों को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं, उनका ये काम होता है कि हम बच्चों का माइंड एजुकेशन से डाइवर्ट करके किसी और काम में डालें ताकि एक अनरेस्ट पैदा हो, एक खौफ पैदा हो। तो ये जो कट्टरपंथी लोग जो कर रहे हैं, तो ये लोग तो कल बोलेंगे कि इस्लाम में लिखा हुआ है लड़कियों को स्कूल जाना भी मना है, वो तो बोल देंगे। अब जी जी जी, यही सोचने और समझने की कोशिश और इसी में हम लगे हुए हैं। मैं पर्सनली जितने भी मैंने इंटरव्यूज करे हैं, मैंने सिर्फ 3 मुद्दे उठाए हैं। पहला मुद्दा कि आप हिजाब को मुद्दा ना बनाइए, आप एजुकेशन को मुद्दा बनाइए। अगर आपको लगता है कि हिजाब को मुद्दा बनाने से आपके बच्चों को एजुकेशन मिल जाएगा तो आप गलत हैं। ठीक, आप एजुकेशन को मुद्दा बनाइए, आप शिक्षा को मुद्दा बनाइए कि सारे बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, सारे बच्चे 12th तक पढ़े। जैसे सरकार ने रूल बनाया है अभी लेटेस्ट, अभी सरकार ने नया रूल बनाया है कि 18 साल की आयु पे लड़की की शादी करने के बजाय 21 साल की आयु पे शादी हो जाए। और इसका बहुत अच्छे तरीके से स्पेशली मुस्लिम परिवारों ने स्वागत किया है। देखिए 18 पे जो लड़की होती है वो बेयरली 12th पास करती है, 21 पे ये हो जाता है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कर दिया है, लड़कियां अपने पैरों पे खड़े हो गए। कल को ऊपर वाला ना करे उसके परिवार में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो खड़ी तो हो सकती है, उसका जो माइंड सेट है वो थोड़ा बेटर तो हो सकता है, वो एक्सपैंड हो जाती है। दूसरा मेन जो मैं बात उठाती हूँ वो ये है कि आप जब कुरान के बारे में बात करते हैं और इस्लाम की बात करते हैं तो कुरान में 2 चीजें हैं जिनके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से दबाव डाला गया है, जोर डाला गया है। पहली चीज है इकरा। इकरा का मतलब होता है एजुकेशन। यहां कह देती हूं कि जो हमारे नबी साहब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब, उनकी जो शादी हुई थी वो हजरत खदीजा से हुई थी। उस समय नबी साहब की आयु थी 25 साल की और उनकी जो बीवी है हजरत खदीजा जो थी उनकी एज थी 40 years old। और वो सिर्फ 40 साल की ही नहीं थी, वो तलाकशुदा भी थी। तो देखिए एक चीज रिफॉर्मेशन उस टाइम पर भी हुआ था कि एक तलाकशुदा महिला की शादी फिर हुई, दूसरी कि वो अपने हस्बैंड से 15 साल बड़ी थी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली तीसरी कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की जो बेगम हजरत खदीजा थी वो अपने फादर, अपने पिता, अपने वालिद का बिजनेस, व्यवसाय को संभालती थी। तो आप देखिए, she was an empowered woman. She was an empowered woman. She was a businesswoman. She was a businesswoman who was handling her father's business. So when you talk about the Quran, you can see that the Quran, so many centuries back, was always talking about progressive women, always talking about protecting the rights of women. For example, Surah Talaq. When the triple talaq controversy began, it was as if to say a big impact on a woman who has been given talaq. मतलब उस औरत की जिंदगी पूरी खराब हो गई
कि आपने खाने सालन में नमक कम है, आपने तलाक 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 कह दिया, खत्म। घर वाले आए, लड़की को पकड़ लेकर गए, अपने घर में रखा। अब बेटी की शादी हो चुकी है, उसके बच्चे हो चुके हैं, उसको तलाक दे दिया गया है। सोचिए उस लड़की के ऊपर, उस औरत के ऊपर कितना जुल्म, उसके बच्चों के ऊपर कितना जुल्म। बट माइंड यू, व्हेन यू रीड द सूरह तलाक, देयर इज नोवेयर इट हैज बीन रिटन कि आप तलाक इस तरीके से देंगे। आपको तलाक कहने से पहले सोचने का मौका दिया जाता है। आप जब पहली तलाक देते हैं, उसके बाद दूसरे तलाक देने तक का एक टाइम पीरियड होता है, दूसरे तलाक से तीसरे तलाक देने तक का एक टाइम पीरियड होता है, गवाह होते हैं। जब आप शादी कर रहे हैं, जब आप निकाह कर रहे हैं, तो आप प्रेजेंस में कर रहे हैं, आप गवाहों के सामने कर रहे हैं। तो आप तलाक भी देंगे तो आप गवाहों के सामने देंगे। अच्छा, इसी पॉइंट पे मैं एक्चुअली पूछना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे वुमेन को अभी भी पता नहीं है क्या तलाक है, कि स्पेशली मुस्लिम वुमेन को। तो यहाँ पे जो तलाक देना चाहिए वो गवाह के सामने देना चाहिए। देखिए, जब आप पहला तलाक देते हैं, तो जब हाँ। आपने पहला तलाक दिया है, सपोज करिए आपने अपनी वाइफ को तलाक कह दिया है, हाँ। तो आपको 1 महीने का टाइम पीरियड मिलता है। आप उसी छत में रहते हैं और 1 महीने का टाइम पीरियड मिलता है, जब आप उसको नल एंड वॉइड भी कर सकते हैं कि आपने कह दिया और आपने अपनी गलती मानी, आपको समझ में आया। और अगर आपने किसी भी गवाहों के सामने नहीं कहा, उसके बाद जब आप दूसरा तलाक बोलेंगे, तो आपके गवाह होने चाहिए, आपके परिवार के लोग होने चाहिए, ठीक, आपके दोनों तरफ से गवाह होने चाहिए। और देने से पहले आपकी जो रिकंसिलिएशन का टाइम पीरियड होता है, वो आपका जो 1 महीने का रिकंसिलिएशन का टाइम पीरियड होता है, उस रिकंसिलिएशन को टाइम पीरियड में रखते हुए फैमिली के सामने या गवाहों के सामने आप दूसरा तलाक कहते हैं। और उसके बाद फिर से आपको टाइम पीरियड मिलता है जब आप तीसरा तलाक देते हैं। अब आप देखिए कि इतना रिकंसिलिएशन का टाइम पीरियड दिया जाता है, तो अगर आप वाकई सूरह तलाक को फॉलो करेंगे, डू यू थिंक the rate of talaq will not come down? And was it necessary for the government to bring out a law that there is no triple talaq and you will be arrested? नहीं, ये जरूरी लॉ तो करना है पड़ा। शालिनी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी गांव में ऐसे हो ही रहा है, गांव में। अभी मैं आपको बताऊं, बहुत कम हो रहा है। मतलब अच्छा। बहुत कम, ऐसे कम हो रहा है कि अब लोगों के अंदर वो अवेयरनेस आ गया। आप ये देख लीजिए कि लोगों को पता है कि हाँ जी, ट्रिपल तलाक नहीं दे सकते। अब कोई भी तलाक देने से पहले सोच लेता है कि हाँ, मेरी कंप्लेंट हो जाएगी, मुझे पुलिस उठाकर ले जाएगी। लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं अब काफी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अभी भी अच्छा। जरूरत है, बट काफी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। पिछले 4 साल में देयर इज अ ड्रास्टिक डिफरेंस। मतलब द लॉज आर देयर टू प्रोटेक्ट विमेन। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई टेल यू इन दिस, ये जो पिछले 5 साल रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स लेकर आए थे, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत सारी पॉलिसीज आई थी। उसमें एक पॉलिसी है कि जो राशन कार्ड है, उस राशन कार्ड में महिला का फोटो और नाम, फोटो, उसमें महिला का फोटो और नाम होता है। तो अच्छा। अब आप तलाक दीजिएगा, आपको राशन भी नहीं मिलेगा। अच्छा। जी, ओके ओके। ये एक्चुअली फैक्ट हो गया। अच्छा। शालिनी फिर से म्यूट। हाँ। हाँ, दूसरी चीज, जो पीएम आवास योजना है, जिसके तहत आप लोग गांव में अपना मकान बना सकते हैं, वो भी आपकी वाइफ या आपकी मदर के नाम पे मिलेगा, पक्का घर बनाने के लिए। So the government is also working towards the empowerment of women. So the Muslim ladies are very happy. एक तरफ से ये जो हिजाब का इशू उठाया गया था ना, वो इसी वजह से उठाया गया था कि ये जो 5 स्टेट्स हैं, जो इन 5 स्टेट्स में इस वक्त इलेक्शंस चल रहे हैं, हो सकता है उससे कोई इम्पैक्ट आ जाए। दिस इज माय ओन पर्सनल व्यू आल्सो, बिकॉज women have come out. I mean, last time when the voting percentage was there, वो तकरीबन 3% के करीब था। इस बार वी आर एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट 6 से 8% तक स्पेशली मुस्लिम वुमेन बाहर निकल के वोट करेंगे।
इतने सारे, मतलब गवर्नमेंट इज वर्किंग रियली टुवर्ड्स द वुमेन एम्पावरमेंट, इतने सारे लॉज, इतने सारे योजना लेके आए सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं आई वाज बोर्न इन बंगाल, तो मुझे थोड़ा सा पता नहीं कि बंगाल में भी क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने देखा है, मैं जब छोटी सी थी तो ये तलाक बहुत होता था। हम जान पहचान वाले, मतलब उस बेटी को तलाक दे दिया, फिर हलाला करना है, फिर हाँ, सी यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखिए, इशू डजंट एंड एट तलाक, द इशू कम्स एट हलाला। हाँ, है ना, कि नहीं जी गलती होगी, चलो जी हलाला भी कर देते हैं। इशू देन कम्स अप टू पॉलीगैमी आल्सो। नाउ इवन पॉलीगैमी आप देखिए, इट इज नॉट दैट यू बीन गिवन परमिशन टू गेट मैरिड 4 times, so you'll get married 4 times. You've been given permission that if in case you see a woman who is being tortured, who has no support system, and who you can protect, especially in the olden age, at that time it was said, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी wars होती थी, बहुत सारी लड़ाइयां होती थी, जंग होती थी, जिहाद होता था उस टाइम पे। जिहाद वैसे एक जो शब्द है, जिहाद का मतलब होता है जंग। जिहाद इज नॉट ओनली इन इस्लामिक वॉर, लोग इसको एक गलत मतलब से ले लेते। जिहाद मतलब एक जंग, जैसे आप किसी भी एक वर्कर को ले लीजिए, वो तो जिहाद डेली करता है कि वो अपने थाली पे अपने बच्चों के थालियों में एक रोटी रखे, तो उसके लिए तो डेली एक जद्दोजहद वाली एक जिहाद होती है। तो उस जमाने में औरतें विवाह भी बहुत हो जाती थी, बच्चे यतीम भी हो जाते थे, तो उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये होता था कि आप उनको रिफॉर्म कर सकते हैं तो आप शादी कर लीजिए, पर अगर आप अपनी बीवियों के साथ सेम व्यवहार रख सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप शादी करिए। ये नहीं कि आपने दूसरी कर दी है तो जी पहले को आपने बुरी तरीके से रख दिया, तीसरी कर दी तो आपने दोनों को बुरी तरीके से रख दिया। वो भी पॉलीगैमी, 4 शादियां इसलिए बोली गई थी ताकि आप लोगों की जिंदगी, स्पेशली महिलाएं और बच्चों की जिंदगी को सुधार सके, ये होता था। एंड कहीं ना कहीं इसके लिए मैं कहूंगी कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया जो आप कह रहे हैं बंगाल, और वहां पे नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में भी काफी काम इसको लेकर कर दिया गया है। अब लोगों को पता है कि हाँ, अब यहाँ पर भी लॉ है, यहाँ पर भी सख्ती है, यहाँ अब नहीं होना चाहिए। अब द नेक्स्ट स्टेप व्हाट मेरे को अपनी आप भी, मैं जो कहती हूँ अपने महिलाओं को भी कहती हूँ कि अगला स्टेप हमारा यही होना चाहिए कि हम हलाला के अगेंस्ट में भी बोलना शुरू करें कि देखिए आपने, पहला स्टेप तो यही है कि तलाक ना हो, उसके बाद अगर हलाला के लिए भी होता है, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे मेहर की रकम होती है। कहते हैं कि जी मेहर, काफी लोग, क्या मेहर है? वैसे देखा जाए तो मेहर होता है मेहर फातिमा। उनकी जो शादी हुई थी उसमें जो मेहर थी वो थी 12 दिनार। 1 दिनार माने 10 ग्राम सोना। तो आज भी बहुत से लोग हैं जो अपनी मेहर माफ करवा देते हैं या एक अमाउंट रख देते हैं 50,000, 1 लाख। नहीं, वो गलत है। मेहर फातिमा होनी चाहिए, माने 12 दिनार। 12 दिनार मतलब 12 ग्राम्स ऑफ गोल्ड पर कॉइन। तो जब आप उस टाइम पे अगर बाय चांस आपका तलाक होता तो उस समय जो गोल्ड का रेट होगा, उस गोल्ड के रेट के हिसाब से आपकी 12 माने 120 ग्राम गोल्ड होता है, और उस तरीके से आपको आपकी मेहर की रकम होती है। बहुत छोटी छोटी इंट्रिकेसीज हैं जो अभी भी बहुत से महिलाओं को पता ही नहीं। मुझे नहीं लगता महिला को नहीं, मुझे लगता है कि पुरुष को भी पता नहीं है, महिला को भी पता नहीं है। और हाँ, इसीलिए मुझे लगता है कि इसीलिए इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहा है सोसाइटी में। स्पेशली मैंने बहुत सारे वुमेन से बात की है कि आप, मैं नहीं बोल, सिंस आई एम नॉट ए मुस्लिम वुमन, तो मुझे हमेशा बोला जाता है कि क्यों दूसरों के धर्म के बारे में आप बात कर रहे हो। डेफिनेटली दैट इज अनदर वीक पॉइंट कि चलो उनके धर्म है, उसको उनके ऊपर छोड़ दो। लेकिन आई ऑलवेज आस्क कि क्यों आपको अच्छा लगता है जिंदगी भर ये बुर्का पहन के रहना? I don't, as a woman, I feel like suffocated. Like मैं किसी को सपोर्ट नहीं करूंगी कि कोई पूरे जिंदगी बुर्का। होता क्या है कि इट्स द वे यू आर ब्रॉट अप। बहुत सी ऐसी मुस्लिम फैमिलीज हैं जो ऐसे एरियाज में रहते हैं
जहां उनको लगता है कि नहीं, हम अपनी बच्चियों को, अपनी बीवियों को प्रोटेक्ट करें, तो उसके लिए बुर्का पहने, ठीक है, बिल्कुल पहनिए। बहुत से अब प्रोग्रेसिव मुस्लिम फैमिलीज हैं जो नहीं पहनाते हैं बुर्का, नहीं पहनाते हैं हिजाब, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सब चीज वो आगे कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी जगह हैं। अब एंड आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी होता है। अब जैसे मैं भी गई थी अभी कैंपेनिंग के दौरान में, हमने एक अपना एक शुरू किया था जागरूकता अभियान, मुस्लिम महिलाएं मतदाता जागरूकता अभियान, जहां पे काफी इंटीरियर जगहों में मैं भी गई थी। तो मुझे भी जहां लगी जरूरत कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैं भी अपने सर पे दुपट्टा डाल दूं, तो वहां मैंने भी किया। और वो आई वॉज नॉट फीलिंग आउट ऑफ प्लेस, ना उनको लग रहा था। तो एक रिस्पेक्ट की फॉर्म पे भी अगर आप करें तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पर नहीं, अगर आपके ये ऊपर ठीक ये है, थोपा रिस्पेक्ट के जाए। फॉर्म से बहुत अच्छी जी, बात है, लेकिन तो पूरे जिंदगी थोपा भर उसी जाए के। तो जाहिर सी बात है, क्लस्टरफोबिया होती है, नो डाउट। मैं अपनी पहली ही बात पे फिर से आपको बोलना चाहूंगी कि मैंने जब आपको अभी शुरू किया था, मैंने कहा था कि 3 पॉइंट्स हैं जो मैं सबसे यही कहती हूँ। एक पॉइंट डिस्कस कर दिया हमने, हिजाब, कि हिजाब को इशू बनाया गया है, मत बनाइए। शिक्षा को आप इशू बनाइए, शिक्षा के लिए जितनी भी मुद्दे हैं उनको आप इशू बनाइए। दूसरा, कुरान कहता है इकरा, माने एजुकेशन, आप एजुकेशन पे बाधा मत डालिए। तीसरे बात पे मैं आ जाती हूँ, फिर उसके बाद हम आगे भी बढ़ पाएंगे। हमारा जो कुरान है, इस्लाम है, वो एक बहुत अच्छी बात कहता है, जो कहता, जिस पूरी टर्मिनोलॉजी होती है वो है हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, माने आपका जो वतन है जहां आप रहते हैं उसको प्यार करना, उसके लिए आगे बढ़ा कर आगे जीना, उसकी जिसे कहते हैं रक्षा करना, आपका आधा ईमान है। ठीक। सो यहीं पे बात आ जाती है दैट एवरी मुस्लिम और एवरी नेशनल दैट इज लिविंग इन द कंट्री दे आर लिविंग इन शुड फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है। अब इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट, इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। यहाँ पे मुस्लिम्स एक माइनॉरिटी जरूर है, बट अगर आप पहलू को दूसरे तरफ से देखें तो मुस्लिम्स आर द सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी इन दिस कंट्री। और जिस दिन हर एक मुसलमान अपने आप को ऐसे मानने लग जाएगा, उस दिन कोई भी फैनेटिकल ग्रुप उनका प्रयोग करना बंद कर देगा। है ना? Exactly. यही बच्चों का काम आ जाता है कि जब आपसे बात करी जाती है कि आप पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए, तो आप आगे बढ़िए ताकि आप अपने देश के लिए आगे बढ़ सके, आप अपने देश को आगे ले चलिए। कर्नाटका में जहां हिजाब का मुद्दा उठाया गया है, वहीं पे देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, अ मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हु डज नॉट अडॉर्न द हिजाब। तो ऐसे भी बच्चियां हैं, ऐसे भी मुस्लिम परिवार हैं जो प्रोग्रेसिव इंडिया की तरफ जा रहे हैं, बट क्योंकि हम लोग अपने आप को एक माइनॉरिटी के तौर पे देखते हैं, हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला शालिनी। एक्चुअली इसी तरह से लोग देखते नहीं है, मतलब एक विक्टिम कार्ड खेल देते हैं कि हम माइनॉरिटी है, हम माइनॉरिटी है। तो आपने बहुत अच्छे सारा पॉइंट उठाया, और आपने मतलब इतने सारे छोटे छोटे, जैसे इसीलिए मैंने बुर्का की बात की कि इतने छोटे छोटे कि जो मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर जो इस्लाम को फॉलो करते हैं उनको पता होगा, जो आपको पता है। जो इकरा के बारे में बोला, जो आपने बोला कि बुर्का कहीं पे लिखा नहीं है, डेफिनेटली आउट ऑफ रिस्पेक्ट आप कर सकते हो, डेफिनेटली वो तो हर संस्कृति में होता है। लेकिन जो नहीं है, मुझे नहीं लगता कि द नॉर्मल मुस्लिम वुमेन दे नो अबाउट दीज थिंग्स, एंड देखिए उसी में प्रॉब्लम आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सूरे नूर है जहां पे लिखा हुआ है कि ए ईमान वाली औरतें अपने आप को ढक के रखिए, अपने जितनी भी प्राइवेट पार्ट्स है उसको ढक के रखिए, अपने छाती को ढक के रखिए। ए ईमान वाली औरतें, आप अपने सर को ढक के रखिए, आप हिजाब या बुर्का पहनिए। और वहीं पे लिखा हुआ है कि ए ईमान वाला मर्द भी हिजाब करे अपने आंखों का। तो ऐसा नहीं है
आपके लिए अगर बोला गया है, महिलाओं के लिए बोला गया है कि आप हिजाब करिए, आप बुर्का पहनिए, तो मर्दों के लिए भी बोला गया है कि आप अपनी आंखों की शर्म हया को देखिए, आप अपनी नजरें नीचे करके रखिए, किसी भी महिलाओं को डायरेक्टली ऐसे मत देखिए। तो ऐसा नहीं है, अगर लिखा गया है तो उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। देयर इज नो वे कहीं पर भी कोई कंट्रोवर्सी है। इसी बात पे मैं और एक बात बोलना चाहूंगी, मेरे दिमाग में अभी आया। कुछ दिन पहले मैंने देखा कि एक कपल थे और जो उनकी बीवी थी शायद वो पूरी तरह बुर्का में थी, यहीं पे जापान में, और उनके जो हस्बैंड थे वो जापानीज लड़कियों को जो मिनी स्कर्ट में थे उनको देख रहे थे। तो मुझे इतनी हंसी आई कि अपने बीवी को बुर्का में रख के आप देखिए, ऐसे मर्दों से बचाने के लिए लोग अपनी बीवियों को और बच्चियों को हिजाब और बुर्का पहनाते हैं। तो क्या इनके आंखों के ऊपर खुद हिजाब नहीं होना चाहिए, बल्कि इनके आंखों के ऊपर तो पूरा पर्दा होना चाहिए? कि आप पहले दूसरों की महिलाओं को, बेटियों को देखना बंद करिए, तो उसके बाद आप फिर अपनी घर की महिलाओं के लिए देखिए। यही आप फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही लोग होते हैं जो अपने घर की महिलाओं को, बेटियों को अस्पताल जाने नहीं देते हैं कि वहां पे जो टेक्नीशियंस हैं वो आपका ब्लड टेस्ट करेंगे, वो मेल है। वहां जो डॉक्टर्स हैं वो मेल है। आपको एक सिंपल बुखार हो जाता है तो जो हस्बैंड्स होते हैं या बाप होते हैं वो दवाई लाकर बेटियों को और बीवियों को घर पे दे देते हैं। तो आप बताइए, ऐसी तादाद में कोई भी डॉक्टर्स, महिला डॉक्टर्स कैसे आएंगी जब तक पढ़ेंगी लिखी नहीं? आपकी कौम की लड़कियां आगे बढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, साइंटिस्ट, IIT कैसे बनेंगे अगर आप उनको ऐसे ही पीछे की तरफ धकेलते रहेंगे? एंड इम्पोर्टेंटली, अगर आप कुरान में लिखे हुए एक एक शब्द को फॉलो करने का दावा देते हैं तो आप पहले इसको फॉलो करिए ना। इस्लाम कहता है इकरा, एजुकेशन। इस्लाम कहता है हुब्बुल वतनी बनिए, अपने देश के लिए आप आगे बढ़ने की बात करिए। इस्लाम कहता है कि आप रिस्पेक्ट करिए सबकी रिलीजन को, आप रिस्पेक्ट करिए दूसरों के धर्मों को। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, this is something that has been very old and it's a very old saying। और वाजपेयी जी इसको बहुत ज्यादा बोलते थे, मतलब उनका यही कहना होता था कि पॉलिटिक्स एंड रिलीजन इज अ वेरी पर्सनल एंड अ प्राइवेट मैटर। आप अपने पॉलिटिकल और अपने रिलीजियस व्यूज किसी और के ऊपर थोप नहीं सकते हैं, पहले आप उसको खुद फॉलो करिए। एग्जैक्टली। मुझे आज बहुत कुछ सीखने को मिला जो मुझे सचमुच मुझे पता नहीं था। और मुझे लगता है कि शालिनी आप बहुत अच्छे काम कर रही है कि ये जो जागरूकता है स्पेशली मुस्लिम वुमेन के जो, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि मैं मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई हूँ, मतलब मेरा बस मुझे तो बुर्का पहनना ही होगा, मुझे तो हिजाब लेना ही होगा, और मेरा कोई, मुझे तो 3 तलाक, अभी तो खैर लॉ आ गया है, फिर भी मतलब यही उनके माइंडसेट था। क्योंकि मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं यहाँ पे मेरा एरिया से आई है, बिल्कुल उस एरिया से आई हूँ मैं। तो क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी तो उसको शादी के बाद जबरदस्ती उसको बुर्का पहनाया गया था, तो वो पहनना नहीं चाहती थी। और तो आई हैव सीन दीज थिंग्स। तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि ये सब मुझे लगता है कि हमें और भी सेशन लेना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि जागरूकता सबके अंदर जाना चाहिए और दे शुड नो it's religion is totally your private thing. It's totally any religion you follow, it's totally your private thing. सबके ऊपर देश है। चलिए हम सब मिलके इंडियंस बनते हैं और छोटे छोटे इन सब बातों को पीछे करके देश के तरक्की के लिए, है ना, बिल्कुल अपने देश के तरक्की के लिए काम करते हैं। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी हमें ज्वाइन करने के लिए। एंड हम दर्शक को बोलना चाहेंगे, आपके जो भी क्वेश्चंस है प्लीज लिख के भेजिए। हम फिर से शालिनी को अनुरोध करेंगे हमारे प्रोग्राम में आने के लिए और ऐसे ही हमें ज्ञान देने के लिए। शालिनी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड नमस्ते। जय हिंद। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.